आपके अपने YouTube चैनल पैरट एजुकेशन में मैं लालचंद बंसल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे NCERT की साइंस की बुक्स जो कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उनके एक एक चैप्टर के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं शुरू करूँगा कक्षा 6 की साइंस की बुक का चैप्टर 1, चैप्टर पहला, उसके ऊपर आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो करना ही है। दोस्तों, आज विस्तार से समझेंगे कक्षा 6 के अध्याय नंबर पहला, जिसके अंदर क्या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये पाठ हमें क्या सिखाना चाहता है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कक्षा 6 की NCERT साइंस की बुक अध्याय नंबर पहला। नमस्कार दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं अध्याय नंबर पहला, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। जो हम भोजन खाते हैं वह कहाँ से आता है। तो कक्षा 6 की जो NCERT की बुक है उसके अंदर पहला अध्याय है जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। दोस्तों, हम इसके क्रियाकलापों को नहीं पढ़ेंगे, इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों के ऊपर ही बात करेंगे। यदि हम क्रियाकलापों सभी को पढ़ेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं आज आपने अपने घर में क्या खाया है। पता लगाएं कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम आज यही बात करेंगे कि अलग अलग आहार कौन से हैं, आहार हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं और पादपों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं। इनको खाने से हमें किस प्रकार की एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, प्रोटीन खाने के लिए हमें क्या खाने चाहिए। तो इन्हीं के अंदर भोजन के कुछ अवयवों के ऊपर ही आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। दोस्तों, बात करते हैं आगे। भोजन, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने के ये सभी चीजें किससे बनी हैं। पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबाल लेते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या संगठकों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे संगठकों। क्या होते हैं संगठक। जैसे हमने कोई भोजन बनाया, जैसे हमने बनाई सब्जी, तो सब्जी के अंदर जो मिलने वाले उसके अवयव होते हैं, सब्जी होती है, तेल होता है, जीरा होता है, मिर्ची होती है, धनिया होता है, ये सारे संगठक मिल करके एक सब्जी का निर्माण करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे उसके अवयव होते हैं, इन्हीं को हम संगठक कहते हैं। तो दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लिया। आगे बात करते हैं हम। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है और ये उस सब्जी के क्या कहलाते हैं, संगठक कहलाते हैं। दोस्तों, क्रियाकलाप 2 और 1, 2 को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सारणी सूची। कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1 से 2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसके प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण। तो इसके अंदर कुछ कच्ची सामग्रियों का
और उनसे जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं उनके ऊपर सारणी के अंदर रखने को कहा गया है। जैसे रोटी और चपाती, रोटी और चपाती के लिए हमारे पास कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, वो होती है आटा और जल। इनसे है जो हम रोटी बनाते हैं। दाल के लिए कच्ची दाल होती है, जल होते हैं, नमक, तेल और घी। इन सारे संघटकों से है जो हम दाल को तैयार करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए। हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? तो आज अब हम बात करेंगे कि जो हमने एक पूरा का पूरा तैयार किया था जो डिस्क, उसके अंदर कौन कौन से संघटक होते हैं, उन संघटकों की बात करते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन से जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कौन से पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के ऊपर ही बात करेंगे। इसके बाद में आता है तथा फल इत्यादि के स्रोत। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो दोस्तों, इस सारणी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये जो सारणी है ये हमें, जैसे इडली हमें किससे, उसके लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री होती है और कहाँ से ये प्राप्त होते हैं? तो इडली के लिए चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, ये हमें कच्ची सामग्री चाहिए और ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। चिकन करी, चिकन मसाला, घी, तेल, और ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए, ये उसके संघटक होते हैं। जो हमें दूध जंतु से प्राप्त होता है और चावल है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यानी भोजन के रूप के अंदर हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग करते हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। जी हाँ दोस्तों, पौधे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो पौधे के विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। पुष्प होता है, जड़ होती है, तना होती है, पत्तियां होती हैं आदि। किसी भी भाग का हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भोजन के रूप में खाते हैं। तो कभी सीताफल, जिसे काशी फल के फूलों की चावल की पिट्ठी में डुबोकर तल पकौड़ी बनाकर भी खाते हैं। तो इसका प्रयत्न भी हम कर सकते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे पौधे के कौन कौन से खाने योग्य भाग होते हैं। फूल, जड़, तना, पत्ती आदि जो पौधे के भाग हैं, उन भागों के अंदर कौन कौन से हमारे खाने के योग्य होते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं, हम जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4, जिसके अंदर बात करते हैं संगठकों के और कहां कहां से हमें
प्राप्त होता है। तो भोजन के रूप में ये है बैंगन का भरता, बैंगन मिर्ची, ये इसके संगठक होते हैं। और ये फल बीज है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लेना दोस्तों। एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि ये खाने योग्य है। कभी कभी कुछ पौधे विषैले भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस चैप्टर को पढ़ते वक्त या पढ़ने के बाद आप कहीं पर पौधों का परीक्षण करने लग जाएं कि कौन कौन से पौधे के भाग होते हैं और कौन कौन से भागों को खाने के लिए हम उपयोग में कर सकते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं। तो आपकी उनसे क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। क्रियाकलाप 5 के ऊपर बात करते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है कि किस प्रकार से हम किसी वस्तुओं को खाने के लिए उपयोगी बना सकते हैं। जो पेड़ पौधों से बीज प्राप्त होते हैं उनको किस प्रकार से खाने के अंदर काम में ले सकते हैं। क्रियाकलाप 5 की हम बात करते हैं। मूंग और चने के कुछ बीज, सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों में जल भरे एक पात्र में डाल दीजिए। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन पूरी तरह निकाल लो और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। क्या आप बीज में कुछ परिवर्तन देखेंगे? क्या आप छोटी छोटी सफेद संरचनाओं से बीज से बाहर निकल आती हैं? जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं वो बीजों से हमें बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। यदि हाँ है तो बीज में अंकुरित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, एक महत्वपूर्ण बिंदु आया है, अंकुरित। अंकुरित का मतलब होता है कि बीज जो दूसरा पौधा बनाने के लिए, जिसके अंदर एक बीज के अंदर से उसको भिगो करके गीले कपड़े के अंदर 1-2 दिन रखते हैं तो उसके अंदर एक सफेद सफेद सी संरचना निकल जाती है जिसको मूलांकुर कहा जाता है। और उसी के पास से फिर बाद में परांकुर भी निकलता है। दोस्तों, ये बीज का जो ये मूलांकुर है, ये परांकुर बनते हैं तो एक बड़ा पौधे का निर्माण हो जाता है। और इन कच्चे अंकुरित फल, जो इस प्रकार की जो संरचना हमें दिखाई देती है उसको अंकुरित कहते हैं। और इन अंकुरित फलों को खाने के अंदर भी काम में लेते हैं। पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन उन्हें देखें तो आपको बीज के बाहर निकला एक छोटा अंकुर दिखाई देगा। अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं और ये उबाले भी जा सकते हैं। कुछ मसाले मिलाकर इन्हें स्वादिष्ट अल्पाहार भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां बिन बना या करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरकंद एकत्रित करते हैं और हमें छत्ते में भंडारित करती है। कुछ फूल मकरकंद वर्षा के कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां इस प्रकार के मकरकंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में लेते हैं। तो दोस्तों, मकरकंद की आज हम बात करते हैं। मकरकंद मधुमक्खियां है जो फूलों के अंदर से जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के कुछ पैकेट्स होते हैं उनको ये संग्रहित करके वहां पर क्या करती हैं, एक शहद का निर्माण कर लेती हैं, जिसको ये हम मकरकंद कहते हैं। जंतु क्या खाते हैं? आगे बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं। इसके लिए आपके घर के आसपास ऐसा पालतू पशु जिसकी आप देखभाल करें, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, फिर भी आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? इसके ऊपर क्रियाकलाप है, क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 6 जिसके अंदर जंतु और भोजन के बारे में बताया गया। ये एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे
है। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती सब खाती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा, चूहा क्या खाता है? अनाज खाता है। जो मीठी वस्तुएं उनको भी खा लेता है। सब्जियां वब्जियां इनको भी खा लेता है। शेर है जो मांसाहारी होता है, बाघ मांसाहारी होता है। मकड़ी भी कीड़े मकोड़े खा लेती है। छिपकली कीड़े खाती हैं। गाय चारा खाती, मनुष्य सर्वाहारी होता है। तितली छोटे छोटे कीटों को खा लेती है। कौवा और अन्य। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे हैं। बात करते हैं क्रियाकलाप 7 के ऊपर। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए, देख लें। इसके जंतुओं में 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम है जो केवल पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया है, शाकाहारी जंतु। दोस्तों, शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो केवल पादपों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। या कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मांसाहारी जंतु वे जंतु कहलाते हैं जो केवल मांस का ही उपभोग करते हैं, पेड़ पौधों का उपभोग नहीं करते हैं, मांस ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको मांसाहारी कहा जाता है। क्या आपने कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों हो सकते हैं? तो ये तीसरे वर्ग के अंदर आता है और इनको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो दोस्तों, सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस, इन दोनों को खाने वाले जो जंतु होते हैं उनको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर कि भोजन और भोजन ये कहाँ से आता है। तो हमने बात की थी कि भोजन है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग से हमें कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं और जंतुओं से हमें क्या क्या भोजन प्राप्त होते हैं? तो जंतुओं से हमें घी, मक्खन, दूध, पनीर आदि इनसे है जो हम जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। और पेड़ पौधों से बीज, तना, पुष्प आदि से है जो उनके भोजन के संगठक प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हम अंत में बात कर लेते हैं, जो प्रमुख है। संगठक का मतलब हमने जान लिया था कि दोस्तों, कोई भी वस्तु, कोई भी है, उसके अंदर जो, जैसे हमें कोई सब्जी बनानी है तो उसके अंदर काम में आने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे तेल, जीरा, मिर्ची, मसाला, सब्जी, ये है जो उसके संगठक होते हैं। तो ये संगठक कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ जिनको हम खा सकते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं। मकरकंद, पुष्पों के जो मंड के रूप में जिन्हें मधुमक्खियां ग्रहण करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको मकरकंद कहते हैं। अंकुरित बीज, जिनके 1-2 दिन बीज भिगो करके रख दें तो उनके अंदर से व्हाइट संरचना निकल जाती है, तो वे बीज कैसे हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। शाकाहारी, ऐसे जीव जंतु जो केवल पादपों को ही खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी, ऐसे जीव जंतु जो मांस को खाते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। और सर्वाहारी, ऐसे जीव जंतु जो सभी का उपभोग करते हैं, जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सारांश के ऊपर। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भोजनों के रूप में और अलग अलग दिन के भी अलग अलग भोजन होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। हमारे भोजन के कुछ मुख्य स्रोत पौधे और जंतु होते हैं। जो केवल हमें पादप खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी होते हैं, और जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इनके अभ्यास के प्रश्न। क्या सभी जीव एक ही किस्म का भोजन की आवश्यकता होती? सभी जो जीव जंतु होते हैं उनको एक ही प्रकार के भोजन खाते हैं? नहीं दोस्तों, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं। मांसाहारी अलग होते हैं, सर्वाहारी अलग होते हैं, शाकाहारी अलग। 5 पौधों के नाम लिखिए जिनसे हमें कौन कौन से भाग प्राप्त होते हैं। खाद्य भाग कौन कौन से हैं? तो ये तो हम बात कर लेते हैं। पौधे कौन कौन से? सरसों के बीज से बीज निकलता है जिससे तेल प्राप्त होता है।
गेहूं का भी बीज खाते हैं जिससे आटा प्राप्त होता है। मटर के दाने होते हैं जिनसे दाल प्राप्त होती है। चने के बीज होते हैं जिनसे है जो दाल प्राप्त होती है। मूली होते हैं जिसका तना खाते हैं। आलू का तना खाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं जिनसे पेड़ पौधे के भागों से खाद्य पदार्थ करते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। दोस्तों, दूध, दही, पनीर, घी हमें किससे प्राप्त होते हैं? सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर ये क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद होते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। दोस्तों, शाकाहारी पादप दूध, गन्ना, मांसाहारी ये हैं, इनको है जो हमें खाली रिक्त स्थानों के अंदर भरते हैं। बाघ एक मांसाहारी जीव है, मांसाहारी आएगा 1 नंबर। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसको शाकाहारी कहा जाता है, 2 नंबर। 2 नंबर। तोता केवल पादप उत्पादों को खाता है, तीसरे में आएगा पादप। जो हम पीते हैं वह गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, तो ये दूध आएगा। जो हम दूध पीते हैं। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ना से। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक का अध्याय नंबर 1, जिसके ऊपर हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात की है। महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन्हीं के ऊपर विस्तार से बात की है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। आप इसको बहुत प्यार देंगे। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, कृपया वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। आपको उसका आंसर 100% दिया जाएगा। दोस्तों, यह सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। आशा करता हूं जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी दूसरे चैप्टर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।